नमस्कार। रणभूमि 2024 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण दिन, चौथा चरण, 96 सीटें और खास तौर पर ये वो मुझे लगता है एक निर्णायक क्षण जैसा होगा, क्योंकि अभी तक जितनी सीटों पर मतदान हुआ है, कुछ सीटें और रह गई हैं, 3 चरण और बाकी हैं, लेकिन लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लोगों में जो एक उत्साह मतदान को लेकर दिख रहा है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि कहा ही जाता है लोकतंत्र का पर्व, तो निश्चित तौर पर एक उत्साह और पर्व की तरह इस दिन को भी मनाते हैं। जैसे कि आज सभी अपने घरों से सुबह 7 बजे से लगातार जो वोटिंग शुरू हुई है, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। और इसी बीच बड़ी खबर के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक 59.63% मतदान हो चुका है। इंदौर की यदि बात की जाएगी तो इंदौर में अभी तक 48.4% मतदान हुआ है। देवास में आइए, देवास में अब तक 63.08% मतदान हुआ है। उज्जैन में अब तक 60.83% मतदान हो चुका है। मंदसौर की तरफ जाएंगे तो अब तक 61.58% मतदान हुआ है और इसी तरह रतलाम में जाएंगे तो 62.78% मतदान हुआ है। धार की बात करें तो धार में अब तक 60.18% मतदान हुआ और खरगोन में अब तक 63.84% मतदान हुआ है। खंडवा की यदि बात की जाए तो खंडवा में 59.87% मतदान हुआ है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब तक के वोटिंग परसेंटेज की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 59.63% मतदान हुआ। इंदौर में 48.04% मतदान हुआ है। देवास में 63.08% मतदान हुआ है। तो लगातार जिस तरीके से आपको बता दें कि 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। बीजेपी कार्यालय की भी बात की जाए तो यहां पर मॉनिटरिंग भी हो रही है। सीएम मोहन यादव, वीडी शर्मा लगातार वहां मौजूद हैं। कई पदाधिकारी हैं जो बैठक में शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का जो चौथा चरण है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लगातार मॉनिटरिंग भी जो तमाम दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो एमपी में चौथे चरण के चुनावी रण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और आपको बता दें कि 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान है। चलिए और आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने बात की है वीडी शर्मा से इस मतदान को लेकर। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त बीजेपी ऑफिस में, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा देखिए, बिल्कुल वोट प्रतिशत पर पूरी नज़र है सबकी। और मेरे साथ इस वक्त हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगी, अभी जिस तरह से परसेंटेज आ रहा है, बड़ा अच्छा प्रतिशत, लगभग 50 आ गया है जो आंकड़े आ रहे हैं। मध्य प्रदेश देश के अंदर अभी दूसरे नंबर पर है और अभी तक जो पिछले हमारे जो फेज हुए हैं उसमें सबसे अच्छा मतदान उत्साह के साथ इस बार हो रहा है और एक अच्छा संकेत है। सब कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की है, शासन प्रशासन ने की है, सामाजिक संस्थाएं, सभी लोगों ने मिलकर के जो प्रयास किए, तो मध्य प्रदेश में वो प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं। और इस चुनाव के अंदर मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो वोट शेयर है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तक का सर्वाधिक वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा। हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। ये जो बेल्ट है मालवा और निमाड़ का, इसमें जनजातीय क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का बहुत विश्वास है। इसलिए चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके माध्यम से और अभी अपील करूंगा, जो शेष बचे लोग हैं वो मतदान करें, लोगों को प्रेरित करें कि आपका मतदान देश के लोकतंत्र के इस महापर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। लेकिन अगर इंदौर की बात करें तो वहाँ प्रतिशत घट गया है। क्या लगता है, एक जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी ज्वाइन करे और जो कांग्रेस ने नोटा का जो अभियान चलाया, उसका असर है? नहीं, परसेंटेज थोड़ा कम है लेकिन वो भी पिकअप कर जाएगा। इंदौर में भी अच्छा है, कोई मुझे लगता है कि बहुत कम वोट परसेंटेज ऐसा नहीं है। नेचुरली थोड़ा बहुत 2-3% का अंतर है। सर, ये 8 सीट पे मतदान हो रहा है बीजेपी के हाथ में है, लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही कि कुछ जो है वो कांग्रेस के पास चली जाएंगी। देखो, मेरा ये कहना है, आप लोग पता नहीं क्यों सुन लेते हो इन बातों को।
किस आधार पर कांग्रेस कहती है? प्रत्याशी टिक नहीं रहे, नेताओं के पते नहीं है और जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, तो आप कैसे सोच सकते हो? इसलिए ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत 4 तारीख का इंतजार करिए। इस बार दुकानें कांग्रेस की सबकी जमानत जब्त होने वाली हैं, दुकानें बंद हो जाएंगी। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मतदान को लेकर उत्साह लोगों में है, वीडी शर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। की जो जानकारी आ रही है, हमारी 8 सीट में हमको जो 2010 तक के समाचार अपने वोट अच्छे डल रहे हैं, पूरा 8 सीट जीत रहे हैं, इसमें कोई सीट हमारे लूज नहीं करेगी। और अभी तक इसके पहले की किसी सीटों के बारे में भी यही समाचार है कि हर हालत में परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कोई क्या, लेकिन एक भी सीट हम कमजोर किसी को नहीं। अब ये अलग बात है कि हमारे लिए और जैसा ये जो चुनाव का अनुभव आया, अपने अनुभव से आगे सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें। ये जैसे कांग्रेस के द्वारा नोटा की बात करते हैं, ये हमारे लिए एक नया अनुभव है। कोई पार्टी ये कांग्रेस नोटा तो उपलब्ध प्रत्याशी में केवल विकल्प है, वो प्रत्याशी नहीं हो सकता। कांग्रेस ने उसको प्रत्याशी बनाया, ये अपने आप में वैधानिक भी गलत है और पार्टी के लेवल पर तो घोर गलत है। सारे प्रत्याशी को नकार के नोटा का विकल्प है जो उपलब्ध ईवीएम मशीन है, उसमें आप किसी एक पे जोर दोगे, मैं नहीं समझ पाऊंगे ये ने किस स्तर पर निर्णय किया। लेकिन कांग्रेस जो कर सकती सब कम, जो अभी तक की। और चलिए आपको सीधे इंदौर लिए चलेंगे, जहां पर इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े। चेतन जी, लगातार जिस तरीके से एक मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये चौथा चरण होगा, क्योंकि एक निर्णायक क्षण भी इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग जो सीटें हो चुकी हैं, इसके बाद कुछ का आकलन बनता है। जिस तरह से तैयारियां हैं, जिस तरह से मतदान हो रहा है, क्या कुछ खास तैयारियां वहां पर इसको भी लेकर की गई? जिस तरीके से बात है, चौथे चरण का मतदान होना था और आज सुबह से बात कर लूं कि मतदाताओं की लंबी लंबी कतार हमने इंदौर में देखी थी, पर जिस तरीके से बात कर लें, अभी 3 से 4 बजे का जो समय हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मतदान धीमा हो गया है। इसके चलते बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि गर्मी, काफी गर्म माहौल है, उमस हो रही है। जिस जगह मैं खड़ा हूं आप देख रहे हैं काफी उमस है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं मतदान धीमा हो गया। बता दूं करीब 3 बजे की बात कर ले तो 48% मतदान हो चुका था। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के पार्षद भी मौजूद है। जिस तरीके से बात कर ली जाए, मतदान को लेकर काफी उत्साह था सुबह से, पर अभी 1 से 2 घंटे पहले हम देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं मतदाता काफी कम नजर आ रहे हैं। देखिए, मतदाताओं का रुझान बहुत अच्छा है, क्योंकि मतदाताओं में उत्साह था और ये मोदी जी की जनकल्याणकारी योजना 48% के लगभग हो गया है। तो हम ये प्लस ही जाएंगे इंदौर का मतदान का, क्योंकि हमारे मोदी जी ने देश में ही नहीं हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम और हम सभी का सम्मान बढ़ाया। आज देख लो आप, 70 प्लस वालों के लिए एक नई उन्होंने लाए, जो अभी हम चुनाव होते थे आचार संहिता हटते थे 70 प्लस वाले सामान्य वर्ग में आते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी जो कि अपने आप में 70 वर्ष की उम्र में व्यक्ति को इलाज की जरूरत पड़ती तो 5 लाख तक आपका आयुष्मान बनना। इसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड की योजना जो चल रही है, पीएम आवास योजना और आपका गैस वाली योजना और बच्चों की शिक्षा की योजना हो, ऐसी अनेकों जन कल्याणकारी योजना जो चली है, हमारी उज्ज्वला योजना हो, ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है कि आज 60%। पर अभी हम देख रहे हैं कि मतदान प्रतिशत कम हो चुका है, लोग अब दिख नहीं रहे हैं, तो क्या ऐसा मुख्य कारण है? क्योंकि जिस तरीके से बात कर ले, काफी जागरूकता अभियान चलाया, प्रशासन भी चलाया, ऐसा नहीं है। बीजेपी लगातार कह रही थी कि इस बार कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे और कई बड़ी लीड लेके बीजेपी के जो प्रत्याशी वो जीतेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस की बात कर ले, तो कांग्रेस नोटा को समर्थन दे रही है, तो क्या मुख्य कारण रहा है? देखिए, कांग्रेस का ये सोचना कि वो नोटा को समर्थन दे, ये देश हित में सोचने वाले मतदाता है। कांग्रेस का सोचने होगा, कांग्रेस के कई परिवार जो देश हित में मतदान कर रहे हैं वो भी हमें वोट दे रहे हैं। आज ये वो देश के प्रति सोच रहे हैं। उन्हें ये बताया हमारा सिंबाल यहाँ नहीं है, सिंबाल नहीं है तो हम नोटा दबा के क्या फायदा ले लेंगे।
हमारा शहर जैसे स्वच्छता में प्रथम आया है, तो हम हमारे शहर सुबह से कई ऐसी टेबल्स देखिए जहाँ पे नोटा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं। देखिए, ये तो कार्यकर्ता तो रोज तो है उनमें, तो वो उनका प्रत्याशी थे, वो आ गए तो हमारा दोष थोड़ी, हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं, हम हमारी सेवा कर रहे हैं, हम हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं। अब ये नोटा दबाने का उन्होंने कुछ ठान लिया हो, तो ये अब जो उन्हें करना होगा, जो नहीं समझ पाते, ना समझ लोग बोलते हैं जिन्हें मत का अधिकार दिया है हमारी सरकारों ने, हमारे देश में, अगर वो मत का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होना चाहिए। नोटा दबाना उनके अपना आप के लिए मानवता के खिलाफ ही है एक तरह से, कि देखा जाए कि हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इतनी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, तो वो नोटा दबा के हमें क्या दर्शाना चाहे। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के जो पार्षद है वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर बात कर रहे हैं नोटा का जो समर्थन कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पर बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी लगातार ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं यह प्रतिशत बढ़े। अभी करीब करीब 48% मतदान हो चुका है और 2 से 3 घंटे के दरमियान ये साफ हो जाएगा कि कितने प्रतिशत मतदान इंदौर में हुआ और इंदौर के नागरिक कितने जागरूक है। जी राखी। चलिए चेतन जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, इंदौर थोड़ा सा चर्चा का विषय भी बना, क्योंकि जब कोई प्रत्याशी ही नहीं होगा सामने तो आप कैसे समझ लीजिए एक तरफा जीत सी दिखती है। लेकिन नोटा को काफी लेकर बात की गई है। तो चौथा चरण जो है निश्चित तौर पर सियासी घमासान तो मचा है। और आखिरी और चौथे चरण में एमपी की 8 सीटों पर जो मतदान है, मालवा निमाड़ का जो रण है, इंदौर, रतलाम और धार सीटों पर रोचक बना हुआ है। और इसी पर सीधे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े। योगेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रोशनी यादव हमारे साथ जुड़ी है। रोशनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े। सूर्यकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ी है। मुक्ता पाठक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले योगेश जी आपसे ही, और आपसे इसलिए भी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश और 8 सीटें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और बेहद महत्वपूर्ण होने के बाद पहले तो ये कहा जाता था कि एक काफी मजबूती थी, 5 सीटों पर काफी मजबूत माना जाता था। इस बार 3 पर थोड़ा सा जो हवा का रुख है बदला हुआ है। और निश्चित तौर पर मैं इंदौर से थोड़ा शुरुआत कर लेती हूँ। मुझे लगता है यहाँ से तो अभी से मिठाइयाँ और मुंह मीठा कराने का सिलसिला शुरू ही हो गया होगा। आप लोगों ने जो बम फोड़ा था वो मुझे लगता है कि बहुत भारी पड़ा वो सबको, और उसके बाद कोई वहां पहुंचा ही नहीं। तो मिठाइयाँ तो बटी रही होंगी सर अभी इंदौर में। तो देखिए राखी जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जिन मतदाताओं ने अभी तक अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, उनसे आग्रह निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट के माध्यम से आहुति अवश्य डालें, क्योंकि ऐसा मौका आपको 5 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अपनी पसंद की सरकार अवश्य चुनें। अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए जरूर वोट करने जाएं। रही बात इंदौर के संदर्भ में जो आपने पूछा, देखिए इंदौर लोकसभा सीट पिछले 35-40 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना जन आशीर्वाद इंदौर की जनता देती हुई आई है। और वहां जो 2014 लोकसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव के संदर्भ में बात करूं तो पूरी जो 8 विधानसभाएं आई हैं होती हैं, तो पूरी 8 की 8 विधानसभा दोनों लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 2023 में जो विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए 3 महीने पहले, उसमें भी 8 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इंदौर की जनता ने जन आशीर्वाद दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है राखी जी कि जब इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों को लेकर और इंदौर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को लेकर जो पिछले 18-20 सालों से प्रयासरत थी और उसमें काफी हद तक सफल भी हुई है, तत्पश्चात हमको इंदौर का आशीर्वाद मिलता रहा है। तो हम किसी पार्टी के प्रत्याशी को तोड़ने की कोशिश क्यों करेंगे? तो ये सवाल ही बेमानी है। सही बात अक्षय बम जी की, उनसे पहले मैं आऊंगा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ऊपर। राखी जी, एआईसीसी ने जब ये चुनाव का समर शुरू हो रहा था, उस समय जीतू पटवारी जी से स्पष्ट रूप से ये पूछा था क्या निर्देश दिए थे कि आप इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। जीतू पटवारी जी ने, चूंकि राऊ से 3 महीने 2.5 महीने पहले वो पराजित हुए थे और पराजय का भाव उनके चेहरे पे था, तो पराजय के भय से उन्होंने वो लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया।
और उसके संदर्भ में कमोवेश कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर प्रवक्ता ये कहता है कि जीतू भाई को लोकसभा की 29 सीटों पर जाना है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी भी चुनाव लड़े, उन्होंने भी पूरी 29 लोकसभा की सीटों पर चुनाव प्रचार धुआंधार किया। आज भी वो चैन से नहीं बैठे हुए हैं। इसी प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो चुनावी समर में है, अमित शाह जी चुनावी समर में है, राजनाथ सिंह जी चुनावी समर में है, शिवराज जी चुनावी समर में है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब जो नेता होता है ना राखी जी, वो टीम का कैप्टन होता है। तो जब नेता ही पराजय का भाव लेकर यू टर्न मारेगा तो कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है वो हतोत्साहित ही नहीं होगा, निराश भी हो। और 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने पिछले 2.5-3 महीने में पलायन किया है, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो प्रदेश में जनहितैषी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको आत्मसात करते हुए, तो उसी प्रकार अक्षय बम जी ने भी निवेदन किया था एआईसीसी से कि मुझे इंदौर में आपने प्रत्याशी बनाया तो कम से कम एक सभा तो दो। तो किसी राष्ट्रीय नेतृत्व ने, किसी नेता ने वहां सभा लेने के लिए हामी नहीं भरी, उनको प्रचार प्रसार सामग्री तक की तरफ। योगेश जी मुझे ये बताइए, ये जो 8 सीटें हैं इसमें से कोई ऐसी सीट है जिसको चुनौती आप मानते हैं कांग्रेस की तरफ से? नहीं, देखिए राखी जी, 2014 के लोकसभा चुनाव में 29 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटें, और आपकी बार पूरी 29-0 छिंदवाड़ा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फैलाएगी। चलिए, ये आने वाले वक्त की बात होगी, खैर देखेंगे। रोशनी जी आवाज पहुंच रही है? जी रोशनी जी, मुझे लगता है ये 8 सीटें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और कहा यह भी जाता है कि सिर्फ यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे होंगे, जो जातिगत समीकरण होंगे, उसको एक तरफ रखते हुए हिंदुत्व का एजेंडा, पीएम मोदी की रैलियां, उनके भाषण, उनका बोलना और उनका खुद का अपना एक चेहरा बहुत काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत इन 8 सीटों पर दिखाता है। हालांकि मैंने पहले ही स्पष्ट किया, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि 8 की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी लेकर जाए। बीजेपी इसका दावा कर सकती है, लेकिन कुछ सीटों पर थोड़ी सी स्थिति जो है वो डामाडोल वाली है। तो कौन सी ऐसी सीटें आप मानती हैं 8 में से जो आपके लिए चुनौती भरी है? मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए, और जितना भी 6 बजे तक जो मतदान रह गया है, तो मैं इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए सभी से अनुरोध करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें और मतदान करें, और इंदौर का भी मतदान परसेंटेज बढ़ाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी ये किसी पे आरोप ना बढ़ पाए, क्योंकि इनका तो हमेशा से आरोप प्रत्यारोप का एक दौर। 1 मिनट में थोड़ा सा आवाज जी, तो ये दौर इनका लगा हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि खजुराहो, इंदौर तो दोनों सीट ये पहले ही हड़प चुके हैं, और उसमें लोकतंत्र की हत्या सरासर करी है। तो इस बात से तो इनको मुस्कुराते रहना चाहिए। और अगर ये इतने ही मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, 10 वर्षों के काम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है हिंदुत्व और धर्म के एजेंडे के मुद्दों पर इनको नहीं आना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जितनी भी मोदी जी सभा करते हैं, उन सारी सभाओं में केवल और केवल हिंदुत्व और धर्म के एजेंडे पे जो है लोगों को प्रलोभन देते हैं, शपथ जैसी बातें भी, संकल्प जैसे वादे करने को उनको उत्साहित करते हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनको जो बात करनी चाहिए आज यथार्थ में, कि बेरोजगारी का पैमाना क्या है। आज लगातार अभी नीट का एग्जाम हुआ, पटवारी का एग्जाम, उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार, घोटाला और पेपर लीक की जैसी समस्याएं आ रही हैं, उन पर इनको बात करनी चाहिए। इनको महंगाई पर बात करनी चाहिए। आज वही जो तबका है मालवा और निमाड़ में बात करें कि सबसे ज्यादा ट्राइबल समुदाय है, वो आपसे क्या चाहता है, वो परिवार क्या चाहता है कि मेरी आजीविका बहुत सरल रूप से चलती रहे। लेकिन आज महंगाई और रोजगार झाबुआ चौपट में आप देख लें, बेरोजगार युवा गुजरात जो है नौकरी करने जाते हैं, पलायन करके जाते हैं, इस बात पर ये सवाल नहीं उठाते, इस बात की ये दोहाई नहीं देते। तो मुझे लगता है कि जो महंगाई, रोजगार, जिस तरीके से विकास की नीति के मनगढ़ंत जो मुद्दे ये रचते हैं और ये मुद्दों पर बात नहीं करते, आज हर तरीके से, चाहे वो इंदौर और खजुराहो की हम बात कर लें, खजुराहो में एक सिग्नेचर का जो है एक जरा सा एक्सक्यूज देके
वहां पे लोकायुक्त अधिनियम का ये पालन ना करते हुए अगर किसी का एक सिग्नेचर छूटता है तो आप फॉर्म को निरस्त कर ही नहीं सकते। उसके बाद आप इंदौर में देख लें, बम जी का अक्षय बम कैलाश विजयवर्गीय जी और इनके विधायक महदोले जी गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं, 12 बजे तक वो प्रचार करते हैं, ये सबने देखा और यही कह रहे हैं कि उनपे 307 की धारा लगी है, हत्या का आरोप लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही शिष्टाचार और अनुशासन और खुद को सनातनी कहती है, तो ऐसे आरोपियों को क्यों अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं? ठीक और है आप रोशनी देखिए, जी, ये देश और 8 में प्रदेश से कितनी जी। सीटें? रोशनी जी बहुत जल्दी से, 8 में से कितनी सीटें? देखिए 8 में से हम बिल्कुल 6 सीटों पे बराबर टक्कर दे रहे हैं और मुझे लगता है रतलाम धार बहुत मजबूती हम बनाए हुए हैं। देवास में आप देख लें, सोलंकी जी सांसद रहे, वहां पे भी जनता और मतदाता के बीच से लगातार बेरोजगारी के, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उज्जैन में आप देख लें, जहां ये पूरे देश में स्वच्छता की बात करते हैं, क्षिप्रा नदी कितनी गंदी है और वहां उज्जैन का एक एक मतदाता परिवार पीने के पानी की मांग कर रहा है, लेकिन आज तक लेकिन रोशनी जी, नहीं बना पाए। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव का गृह क्षेत्र भी है और क्योंकि वो एक सीएम बने हैं तो वहां उनकी पकड़, उनका व्यक्तित्व, उनका खुद का अपना एक औहदा, मैं सारी चीजों को लूं, तो ये थोड़ी सी टफ फाइट है उज्जैन की। आप कह रहे हैं उज्जैन भी आपको लग रहा है कि आप निकाल लेंगे? बिल्कुल टफ फाइट होगी और मैं मानती हूँ कि टफ फाइट होगी और कांग्रेस तो हमेशा चुनौतियों से भरपूर रही है और तथ्यों पे हम बात करते हैं, हम हवाबाजी में बात नहीं करते कि 29 की 29 आ जाएंगी और मोदी है तो मुमकिन है। इन्होंने एक और नारा दिया था जो है महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई कम करनी है तो मोदी सरकार को लाना है, लेकिन मुझे लगता है पूरे देश में इनको ये पोस्टर लगवाने चाहिए क्योंकि महंगाई पे तो ये रोक लगा नहीं पाए। तो आज जो क्षिप्रा नदी का गंदगी का जो एक बड़ा उज्जैन में मुद्दा उठाया जा रहा है, उसको मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में क्यों नहीं लाते? उस मुद्दे को जो है क्यों उस पर साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते? वहां पानी की पीने की समस्या है, उस पर ध्यान नहीं देते। और आप इनके मैं बता रही हूँ मंदसौर और खंडवा में आप देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, इनके खुद ही को इनको नेता बदलना पड़ा, दूसरे को टिकट देना पड़ा। और ये जो परिवारवाद की बात करते हैं तो आप रतलाम में एक उदाहरण देख लें। तो ये जो झूठा आभामंडल रखते हैं उससे मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत अच्छे से इनका चरित्र को जान रही है और मुझे लगता है कि पूरे चुनाव में अगर ये मुद्दों पर रहते तो ये देश और प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा चुनाव होता। ठीक है रोशनी जी, बीच में रोकूंगी। योगेश जी 1 सेकंड रुकिए, वापस आऊंगी, एक एक प्रतिक्रिया सबकी आ जाए। सूर्यकांत जी, 3 जैसा कि मैंने कहा 8 में से 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें हवा का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। रोशनी जी ने अभी जिन 3 सीटों का जिक्र किया, मुझे लगता है रतलाम हो, धार हो और देवास हो, क्या मानते हैं कि ये सीटें जो हैं यहाँ पर कांग्रेस की एक अच्छी पकड़ मानी जाए? खासतौर पे धार में तो देखिए ये निश्चित तौर पर है कि थोड़ा सा यहाँ पे माड़वा निमाड़ में वोट बैंक के हिसाब से कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत दिखती है। निश्चित रूप से धार और रतलाम 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बेहद कड़ी चुनौती दे रही है और इन दोनों सीटों पर हो सकता है परिणाम पिछली बार की अपेक्षा उलट भी आ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन वो तो तब पता लगेगा जब 4 जून को मतगणना होगी और रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन यह बात सच है कि मालवा निमाड़ की 8 सीटों में से सबसे जो मजबूत सीटें मानी जा रही हैं कांग्रेस की दृष्टि से वो धार और रतलाम सीटें ही हैं। और आप देखिए इन दोनों सीटों पर इस समय मतदान भी अच्छा हो रहा है। जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है उन 8 सीटों में अगर आप देखें तो सबसे अच्छा मतदान कहाँ हो रहा है? देवास और खरगोन में हो रहा है और धार भी उसी के आसपास आंकड़ा लेके चल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी 2 घंटे का समय है, 1.5 घंटे के करीब का समय है। 1.5 घंटे में इस बार मतदान तीनों चरणों की अपेक्षा चौथे चरण में बेहद अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अगर पिछले उसमें जाएँ अब तो जब पिछली बार मतदान हुआ था वो करीब 66% के आसपास था और मुझे लगता है अभी तक का जो आंकड़ा है वो 62-63% तक आ गया है। जब अंतिम आंकड़ा आएगा तो इस बार 66 को क्रॉस कर जाएगा। अगर आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो मालवा और निमाड़ में 17 विधायक कांग्रेस के हैं, एक निर्दलीय मान लें या एक जो नई पार्टी आई है उसका है और बाकी सारी की सारी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय मालवा निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। और 2 सीटों को अगर छोड़ दें, देवास, जहाँ तक उज्जैन की बात की है तो उज्जैन में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उतनी टफ फाइट दे पाएगी जितनी धार और रतलाम में दे पाए। आपने भी अपनी बात में स्वीकार किया है कि वहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं, उनका एक अपना ऑरा है।
लोगों में रहता है कि हमारे इलाके का विधायक या हमारे ज़िले का विधायक प्रदेश का मुखिया है, तो उसका भी निश्चित रूप से मतदाताओं पर व्यापक रूप से असर पड़ता है और वो इस बार भी दिखाई देगा। मुझे लगता है जब चुनाव परिणाम आएंगे तो वो दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है। मुक्ता जी, ऐसे ही हम और सीटों पे जाएं, चाहे हम मंदसौर की बात कर लें या हम खंडवा की बात कर लें या हम खरगोन की बात कर लें, मुझे लगता है ये वो समीकरण है जो अपने अपने फैक्टर के हिसाब से देखिए काम करते हैं, जिसकी जो मजबूती है वो दिखेगा। लेकिन यदि हम ये कह दें कि 8 में से जिस तरह से 3 सीटों का हम बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर जो वोटिंग के परसेंटेज अब तक आए हैं, काफी कुछ बदलाव जैसी स्थिति इन पर्टिकुलर 8 सीटों के लिए मैं देख रही हूँ। आपकी क्या राय? देखिए, अभी हम लोग वहाँ पे थे, भाजपा कार्यालय में थे, जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और तमाम वहाँ पे जो हम कार्यकर्ता, जो मूड था वहाँ पे बहुत अपबीट था। और उसका कारण यही है, जब प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा है उससे बीजेपी में खासा उत्साह है और इसके लिए उनका कहना है कि बीजेपी ने मेहनत भी की, उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी की। अभी हम लोगों ने देखा वहाँ पे एक महिलाओं ने एक वॉर रूम बनाया हुआ है, जिसमें वो महिलाओं के वोट प्रतिशत बढ़ाने का लगातार वो पिछले 4-5 दिन से उन लोगों ने मेहनत की है। तो ये जो पूरा माहौल था, ये मैं बीजेपी का माहौल बता रही हूँ, जो वहां पे माहौल था बहुत अपबीट था और उत्साह से लबरेज थे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, उनका मानना है कि 8 की 8 सीट है जो उसमें कमल खिलेगा। अब देखना ये होगा कि वाकई में ये वोट प्रतिशत जो बढ़ा है इसका क्या रियली में फायदा बीजेपी का होगा, जैसे कि बीजेपी क्लेम कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। योगेश जी, रतलाम और धार ये काफी मजबूत मानी जा रही है कांग्रेस के लिए, और मुझे ऐसा लगता है आप यदि कह भी दे कि 8 की 8 सीट पे कमल खिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि कांतिलाल भूरिया को देख ले और हाल ही में उनका एक बयान भी काफी चल रहा था, और आदिवासी बेल्ट में तो आप समझ सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है और मुझे लगता है कोई भी किसी भी आप क्षेत्र के वोट बैंक पर जाइए, उनको लगता है उनका व्यक्तिगत कितना विकास होगा। और आजकल तो देखिए मुद्दे जो है, अब देश का चुनाव है तो देश के मुद्दे तो काम करेंगे ही, तो चाहे हिंदुत्व को ले आइए, चाहे आदिवासी बेल्ट में जाएं तो हम सिर्फ पर्टिकुलर यहाँ के आंकड़ों को और समीकरणों को समझ लें, सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की भी 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। नहीं, देखिए राखी जी, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों पर जो टोटल वोट ऑफ शेयर था वो लगभग 75.92% था। हाँ। और कह सकते हैं कि 76% के आसपास। और जो अभी तक आपकी रिपोर्टिंग के अनुरूप जो रुझान आए हैं और मेरे पास जो जानकारी है, वो 55% के आसपास अभी तक का वोट हो चुका है, 55 से 60%, कहीं कहीं 61% भी पहुंचा है। तो निश्चित रूप से ये 6 बजे तक मैं ये मानता हूं कि जो पुराना 76% का ट्रैक रिकॉर्ड था 2019 में, उसको ये टच करेगा या क्रॉस करेगा। इंदौर सीट में थोड़ा बहुत 2-4-5% का ऊपर नीचे हो सकता है, मगर अगर ये टच करता है 76% या 70% के ऊपर भी जाता है, तो निश्चित रूप से मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 8 की 8 सीटों पर कमल खिलेगा। देखिए, हम महिलाओं के मान सम्मान और आत्मसम्मान की केवल बात ही नहीं करते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं। चाहे वो लाडली लक्ष्मी बहना के माध्यम से हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से हो, या लखपति दीदी बनाने के या ड्रोन दीदी बनाने के माध्यम से हो, या महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से जो फंडिंग हो उसको लेकर हो। और हम माँ बहन बेटियों की सम्मान के लिए माननीय मोदी जी ने 33% महिला आरक्षण का बिल भी लोकसभा में पास किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं। इनके पूर्ववर्ती नेताओं ने क्या क्या कहा वो आप सम्मानित मीडिया के समक्ष है। रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारी वरिष्ठ सांसद हेमा जी के बारे में क्या अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। मंडी से जब कंगना रनौत का टिकट डिक्लेयर हुआ तो महिला नेत्री इनकी सुप्रिया सुने किस प्रकार का अशोभनीय भाषा का प्रयोग उनके लिए किया। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो महिला मतलब आधी आबादी वो देख भी रही है और ये सोच भी रही है कि कांग्रेस पार्टी कितने निचले स्तर तक जा चुकी है। पर योगेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ, हाँ आपने कहा महिलाएं आधी आबादी, अब इन महिलाओं और आधी आबादी में हम सारे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया को उठाकर सुनने लगे और देश की स्थिति अभी हम देखें महिलाओं को लेकर कहां कहां कैसा कैसा उनके साथ हुआ है, तो मुझे लगता है महिलाओं को वोट ही नहीं डालना चाहिए फिर तो, क्योंकि किसने छोड़ा, किस राजनीतिक दल ने छोड़ा, बताइए ना। नहीं, देखिए राखी जी,
पिछले 50-60 सालों का जो गड्ढा था, आप तो ये देखिए ना, पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने देश और प्रदेश के लिए क्या किया, और पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का परिदृश्य कितना बदला। तो अवलोकन के पश्चात आप ये निश्चित रूप से महसूस करेंगे, जो परिवर्तन इन 10 सालों में माननीय मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व ने किया, क्या वो कांग्रेस की सरकारें नहीं कर सकती? मेरी बहन बैठी है रोशनी यादव, वो अभी धर्म को बीच में ला रही थी। तो हिंदुत्व मुद्दा है बहन, वो इसलिए है कि आप बहुसंख्यक आबादी का लगातार अपमान करते हैं। आपके युवराज भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रामलला के अस्तित्व को नकारते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, और तीसरी तरफ आप रोजा अफकार में शामिल हो। तो यहां से वो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू होती है। 2080 का गेम कांग्रेस खेलती है और आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। विदेशों में जाके आप देश की गरिमा को तार तार करने का काम करते हैं और देशवासियों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो कांग्रेस को वोट दें। आप देश की तमाम वो संवैधानिक संस्थाएं, जो उच्चतम न्यायालय हुआ, आपका चुनाव आयोग हुआ, सीबीआई, ईडी, आईटी, सबके ऊपर आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं। जो फैसले आपके हक में आ जाते हैं वहां लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी के लिए जिंदा हो जाता है, और जहां फैसले इनके विरुद्ध जाते हैं वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो ये थोड़ा सा गंभीर चिंतन और मनन का विषय है। मैं समझता हूं कांग्रेस के शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व को ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश से 2.5 लाख लोगों ने कांग्रेस से पलायन क्यों किया। ठीक है योगेश जी, क्या कारण रहे? ठीक है, तो देखिए, जब ये मध्य नहीं, राखी जी 1 मिनट और जल्दी से, ये जो पलायन हुआ ना, राखी जी बस 30 सेकंड और लूंगा। ये जो पलायन हुआ ना, इससे मध्य प्रदेश की जनता के बीच में स्पष्ट मैसेज गया कि कांग्रेस को तो कांग्रेस के लोग ही नहीं हजम कर पा रहे, ये हमारे हित की बात क्या करेगी। तो जन कल्याण से लेकर गरीब कल्याण तक के हितों को साधने वाली भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल के ऊपर बटन दबाएगी जनता, निश्चित रूप से दबाएगी। आप 4 जून को देखिएगा, पूरी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, चलिए रोशनी जी, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो तो 8 लेके जाएंगी, आपने कहा था कि 6 सीटें कम से कम ऐसी होंगी जिस पर आप बढ़िया कड़ी टक्कर देंगे। मुझे एक बात यहाँ पे बड़ी वो लगती है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये 8 सीटें हो या पूरे देश के इस इलेक्शन में सारी सीटों को आप देख लीजिए, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसको हमें स्वीकारना होगा। चाहे महिलाओं के मुद्दे को देखिए, चाहे जो मेन मुद्दे थे वो तो मुझे गायब ही दिखे हैं। अब क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की 8 सीटों पे हूं तो इसी के इर्द गिर्द रहूंगी, उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि महिलाओं का विषय निकला, इसलिए मैं थोड़ा दूसरे तरफ लेकर गई कि हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो फिर हमें वोट ही नहीं डालना चाहिए। कौन बहुत भला कर देता है, सब अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते हैं क्या? महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं हुआ। हाल ही का एग्जाम्पल मैं दूं, संदेश खाली से जो चीजें निकल कर है बेहद शर्मनाक है। पता नहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं आप। तो मुझे लगता है उस दिशा में जाऊंगी तो कहीं और चली जाएगी बहस। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, देखिए जहां तक उज्जैन और इंदौर की बात है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है क्योंकि उज्जैन के बारे में भी हमने बात करी, इंदौर के बारे में बात की, तो 2 सीटें मुझे जो लगता है, जो मुझे मेरी व्यक्तिगत राय है, मुश्किल है यहाँ, ये कांग्रेस के लिए मुश्किल है, इसको स्वीकारना पड़ेगा अभी के फिलहाल के जो सिनेरियो है। बाकी सीटों पे आपने जो बोला, निश्चित तौर पर 6 सीटें आपने पूरी ली, इन 2 सीटों को मान लीजिए आपने छोड़ा भी, लेकिन वहां भी आप देखिए, चाहे खरगोन देख लीजिए, चाहे आप देवास चले जाइए, मुझे लगता है थोड़ा सा एक टफ कॉम्पिटिशन है, क्योंकि फैक्टर्स यहाँ के भी बहुत अलग है जो काम करते हैं। देखिए, इंदौर का विषय हम पहले ही उस पर चर्चा कर चुके हैं। हाँ। कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है, और ये कहते हैं कि सरकारी संस्थानों पे सवाल नहीं उठना चाहिए। चंडीगढ़ का दृश्य आपने देखा है कि किस प्रकार से बैलेट पेपरों को इनवैलिड कर दिया जाता है, क्रॉस लगा दिया जाता है। तब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर पर सवाल उठाती है, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग और मिली भगत से सीबीआई और ईडी और इन सब के छापे पड़ते हैं नेताओं पे। आप देखिए कि कितने ही देश के नेता जिन पे ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, घोटाले के आरोप लगाती है। अगर मैं बहुत दूर जाऊंगी तो अजीज परवाज 70,000 करोड़ का ये घोटाले का आरोप लगाते हैं, और वही बीजेपी में जाते हैं तो वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, उनके सारे मुकदमे सब निरस्त हो जाते हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगता है।
और आपने संदेश खाली का बात करी है, तो ये जो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, इनको शर्म करनी चाहिए। और मुझे लगता है इतनी घिनौनी हरकतें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हड़पने के लिए नहीं करना चाहिए कि आज संदेश खाली का मैसेज आप किसी भी अखबार में देख लें, हिंदुस्तान बड़े बड़े अखबारों ने छापा कि संदेश खाली में 70 महिलाएं को इन्होंने बरगलाकर या उन्हें 2000 रुपए का नोट दे करके इस तरह के घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। वहीं भाजपा का मंडल अध्यक्ष, उसका एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें वो खुद अपनी बात को कहते हुए सामने आए हैं कि हमने महिलाओं को पैसे दिए थे और यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोप जो है टीएमसी पार्टी पे लगाए, उसको बदनाम करने का काम किया। और अपना तृणमूल का जो है मजबूत करने के लिए पक्ष बीजेपी ने जो है इस तरह की बात रखी, तो इनको शर्म करनी चाहिए। मतलब किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अगर मुद्दों पे आपने 10 वर्षों में काम किया है, थोड़ा सा मुझे देवास पर आना है, मैं मुझे थोड़ा सा देवास के बारे में आपसे पूछना है, क्योंकि 3 सीटों की बात निकली थी मुख्य रूप से, क्योंकि ये मुद्दे तो ऐसे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर, इसलिए देवास के बारे में आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि हम चाहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा की मैं बात कर लूं, आप दीपक जोशी को देख लीजिए, तमाम ऐसे ये बेल्ट रहा है जहां पर ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस की पकड़ नहीं रही, लेकिन यहाँ पे जो फिलहाल प्रत्याशी हैं भाजपा से महेंद्र सोलंकी, उनके तो पूरे प्रचार में ये दिख रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे पूरे पोस्टर्स में। और आप समझ रहे हैं ये जो एक भाव चलता है ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रभावी सा दिखता है, ये हम देख चुके हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये कितना टफ मान रहे हैं इस बार देवास को। इन्होंने तो मतलब मोदी जी जहां जहां सभा करने गए हैं वहां इनने हिंदुत्व, जय श्री राम और राम को लाए हैं, तो राम मंदिर, और केवल इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घूम रही है। ये बिल्कुल ही मुद्दा विहीन है। लेकिन मैं मानती हूँ कि देवास में चूंकि इनके पास पहले भी सत्ता में ये रहे हैं, वहां पे जो बेरोजगारी और इनके जो सांसद हैं, जरा पता करिएगा कि कितना वो क्षेत्र में जाते हैं, कितना जो है क्षेत्रीय अंचल में पहुंचकर उन्होंने लोगों से बातचीत करी होगी या विकास के मुद्दों पे वहां के जो है काम के मुद्दों पर बात करी होगी। तो आज देवास में जो है सबसे बड़ा चैलेंज है बेरोजगारी। वहां पे ना तो कोई इंडस्ट्री लगा के लोगों को रोजगार दिया गया है, और इसी मुद्दे पे हम चूंकि जमीनी और क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को भी, चाहे हम छिंदवाड़ा की बात करें, चाहे राजगढ़ की बात करें, या यही धार में हमारे प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार जी चुनाव का मोर्चा संभाले हुए, मंदसौर में दिग्विजय सिंह जी ने पूरी कमान संभाली हुई है। तो इस तरीके से जो हमारे क्षेत्रीय नेता है वो क्षेत्रीय मुद्दों पे अपनी पूरी तैयारी के साथ और जमीन पे उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उसी लड़ाई में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश में 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो जरूर पता लगेगा। और आरोप प्रत्यारोप में तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी जाती। देखिए, महिलाओं की हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बात कर रहे हैं। तो वही मुझे लगता है कि इस देश का तो बहुत बड़ा गौरव रही, जिनको प्रधानमंत्री ने मेडलिस्ट गोल्ड जो है मेडल दिए, उनके साथ फोटो खिंचवाई, और वही ब्रजभूषण जी का इतना डर है कि उनके बेटे को टिकट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुजरिम बना दिया है, उसके बाद भी आप जो है उनका सम्मान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसी जो तथ्य है, हम तो ये तो हवाई जो है बयानों को लेकर और हवा में उड़ाने का काम करते हैं, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट और ऐसे कितने ही सांसद और नेता, आप देखिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा और कथित तौर पर देखिएगा, सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद और विधायक इन महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में सबसे आगे हैं। और ये कहते हैं जब तक कोर्ट स्टेटमेंट नहीं देता तब तक ये उनको सजा नहीं देते। चाहे आप सेंगर जी का मामला देख लीजिए, कुलदीप सेंगर, जब इलाहाबाद कोर्ट ने कहा तब आपने उनको पार्टी या जो भी सजा दी हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र है, मुझे लगता है इनको इस पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर वाकई एक स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति करनी है तो आप मुद्दों पर बात करिए। ये आदिवासी, आपने देखा, आदिवासियों का तमका कहते हैं सम्मान दिया मैंने राष्ट्रपति मुर्मू जी को बना करके, पूरे देश में जब से बनाया तब से प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन कभी कांग्रेस ने ये कहा कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को बनाया तो हम उनके नाम पे वोट बनाए। अरे जिसको बना दिया, जिसका जो सम्मान था आपने बैठा दिया, आप उसका प्रचार प्रसार करके आप क्यों उनको अपमानित कर रहे हैं कि हमने एक दलित को उस कुर्सी पर बैठा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है वो वाकई शर्मनाक है, और मुझे लगता है इस बात का जवाब
इनको मध्य प्रदेश की जनता और मतदाता इनको जरूर कर बात ठीक का है, जवाब कुछ देंगे। कह रहे हैं योगेश जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा लेकिन प्लीज। हाँ देखिए रोशनी जी, राष्ट्रपति मुर्मू जी का बार बार उदाहरण देशवासियों को इसलिए दिया जाता है कि आप लोग आदिवासी मान सम्मान की बात करते हैं। आपके युवराज आए थे झाबुआ रतलाम बेल्ट में सभा संबोधित करने, वहां आदिवासी युवा नेता विक्रांत भूरिया जी को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा गए। ये आदिवासियों का सम्मान होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नंबर्स के गेम में एनडीए की तरफ से जीती हुई उम्मीदवार थी, ये सर्वमान्य था। बावजूद इसके आपने यशवंत सिन्हा जी को उनके खिलाफ विपक्ष का उम्मीदवार बनाया था। मालूम था कि वो हारेंगे, उसके बाद भी क्यों नहीं आपने मुर्मू जी को समर्थन दिया, निर्विरोध चुनाव होने दिया? तो आदिवासियों के हितों के साथ कुठाराघात कौन करता है? हम तो जहां एक तरफ आदिवासियों के हित की बात करते हैं, वहीं मैं कुछ योजनाओं के माध्यम से आपके जानकारी में डालना चाहूंगा योगेश जी, कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को हमने मानदेय 3000 से बढ़ाकर ठीक 4000 है योगेश जी, इस पे मैं वापस आ रही हूँ, क्योंकि आप कुछ कह रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्त दिया। दो और मेहमान है, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए ताकि ये प्रॉपर तरीके से हमारी चर्चा का कोई एक सार निकले। उज्जैन पे भी ले लीजिएगा आप। ठीक है सूर्यकांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात देखनी चलेगी। चलिए अभी हम मान लेते हैं इंदौर और उज्जैन बीजेपी, मान लीजिए, अब मानने में क्या, चर्चा हो ही रही है, वो तो मान ही रहे हैं। और देखिए तस्वीरें, क्योंकि जर्नलिस्ट हैं हम, बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। मैं 2 सीटें यहाँ बीजेपी को दे दूं, 2 सीटें हम धार की और खासतौर पे रतलाम, 2 सीटें ये कांग्रेस की तरफ कर दीजिए। अब बचती हैं 6 सीटें। 6 में से देवास का जो पेंच फंसा हुआ है, इसको यदि हम ले लें तो मुझे लगता है एक तरफ या इधर या उधर। तो देवास का आप पर्टिकुलर क्या सिनेरियो समझते हैं? और इसके अलावा मुझे लगता है महत्वपूर्ण में खरगोन, खंडवा और मंदसौर भी है। तो क्या लगता है इसमें से कितना इधर उधर हो सकता है? देखिए देवास भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। बीच में जरूर आपने देखा होगा सज्जन सिंह वर्मा एक बार सांसद बने हैं वहाँ से, लेकिन वहाँ जिस तरह से मतदाताओं का मूड है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कुछ चेंज होगा। मेरा अनुमान तो यह है, मतदाताओं को जो रुझान देखने में सामने आया उसके हिसाब से 2019 का चुनाव परिणाम वहाँ पर रिपीट होगा। जहाँ तक खंडवा की बात आप कर रही हैं, खरगोन की बात कर रही हैं, अगर वहाँ पर कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में होती तो मुझे लगता है अरुण यादव खुद चुनाव लड़ते, वो चुनाव से कदम पीछे नहीं खींचते। आपने देखा होगा कि खरगोन और खंडवा से उनका स्वयं का निवास वाला इलाका है। एक बार वो वहाँ से भी सांसद रहे हैं, एक बार खरगोन से भी सांसद रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आपने देखा होगा कि वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्योंकि पूरे निमाड़ अंचल में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में अरुण यादव से कोई बड़ा चेहरा, और खासतौर पर पिछड़े वर्ग का चेहरा, और कोई इतना बड़ा नेता जो स्वयं पीसीसी का अध्यक्ष रहा हो, केंद्र में मंत्री रहा हो, जिनके भाई स्वयं मंत्री रहे हों, जिनके भाई स्वयं विधायक हैं, इन सारी अनुकूल परिस्थितियों के बाद अगर कोई इतना बड़ा चेहरा चुनाव लड़ने से इनकार कर देता है, चुनाव लड़ने से कदम पीछे खींच लेता है, तो आप समझ सकती हैं उस क्षेत्र में उसकी पार्टी की क्या स्थिति है। जहाँ तक आपने धार की बात अब हो चुकी है, वहाँ पर जब खरगोन की बात आती है, खरगोन में भी लगभग यही स्थिति है, बाकी सीटों पर लगभग यही स्थिति है। अगर पूरे अंचल में देखें तो सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के लिए बेहद मजबूत मानी जा रही हैं, वो दोनों पर हमने और आपने चर्चा की है, धार और रतलाम सीट, झाबुआ सीट। खरगोन के लिए कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन था कांग्रेस का लगातार, हालांकि राहुल गांधी पीएम मोदी की यहाँ रैलियां हो चुकी हैं, और एक बड़वानी सेंधवा के आदिवासी वोटर्स बड़ा कुछ चौंकाने वाला नतीजा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो कैंडिडेट है कांग्रेस से पोरलाल खरते हैं। यदि यहाँ पे सेंध लगा पाई कांग्रेस तो लग रहा है कुछ नतीजा बदल सकता है। देखिए पूरे उस आदिवासी बाहुल बेल्ट में कांग्रेस को अगर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो जैस से है। उन्हें लग रहा है कि जैस उनके समर्थन में है, और जैस के समर्थन की वजह से, जैस का अपना एक प्रभाव है पूरे समाज में, तो जैस के समर्थन की वजह से उन्हें लग रहा है कि इस बेल्ट में या इस अंचल में इनका इस बार बेहतर प्रदर्शन होगा पिछली बार की अपेक्षा। लेकिन आप यह भी देखिए कि जैस कितना वोट इनके पक्ष में डलवा पाता है, यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि खरगोन हो, आपकी धार हो, तमाम सारी सीटें आरक्षित जो सीटें हैं उसमें आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा आदिवासी मतदाता हैं, और आदिवासी मतदाता किसके साथ खड़े होते हैं वो ज़्यादा व्यापक रूप से 4 जून को
सामने आ जाएगा और तब समझ में आएगा कि जैस का कितना प्रभाव रहा है कि उन्होंने अपने मतदाताओं को कितना कांग्रेस के पक्ष में डलाने में वो सफल हुए। अगर जैस का मतदाता कांग्रेस के साथ पूरी तरह खड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से मानिए कि बाकी सीटों पर भी चुनाव बेहद टफ होगा। बिल्कुल सही है। और देखिए, ये तो खैर अब आंकड़ों की बात है, लेकिन मुझे एक चीज, मुक्ता जी, एक चीज तो देखी मैंने इन 8 सीटों में भी मध्य प्रदेश की, कि सारी सीटों के समीकरणों को जब बहुत अच्छे से देखा और समझने की कोशिश की तो जातिगत समीकरण तो हर जगह प्रभावी होते हैं, आप किसी भी स्टेट की किसी भी सीट्स को ले लीजिए। लेकिन मुझे जो, क्योंकि देश का चुनाव है, तो 370 की मैं बात कर लूं, राम मंदिर की बात कर लूं, हिंदुत्व की बात कर लूं, ये सारी सीटों पे कहीं ना कहीं बड़ा प्रभावी नजर आया, जिस तरह से पीएम मोदी की रैलियां हुई, क्योंकि ये जो प्रत्याशी हैं वो खास तौर पे इन चीजों को लेकर ही गए हैं जनता के बीच में। बिल्कुल सही कहा राखी आपने। हम लोग अभी 2 दिन पहले ही गए थे, दौरे पे गए थे, जहाँ पे हम नागदा में थे, उसके बाद हम उज्जैन में थे। दोनों जगह हम लोगों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो कवर किया था और वहाँ पे लगातार जो नारे लग रहे थे, जो जनता वहाँ आसपास थी, बाद में भी जब रोड शो खत्म हो गया और हम लोगों ने कई लोगों से बात की, तो एक राम मंदिर का जो इशू है, जो मुद्दा है, वो जो है वो जनता के बीच में, इसको देखिए डिनाई नहीं किया जा सकता। और जब हम जनता से बात कर रहे थे तो लगातार वो इसी बात पर वो उनका फोकस था कि जो राम को लाए हैं, जो राम मंदिर बनाए हैं, जो वर्षों से नहीं हुआ, तो ये चीज तो सिर चढ़ के बोल रहा है। राम मंदिर का इशू ये तो हम लोगों ने खुद देखा है ग्राउंड में। मैं बात कर रही हूँ नागदा और उज्जैन की, 2 दिन पुरानी बात है, आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, उस दिन की बात कर रहे हैं। लगातार राम मंदिर का इशू है, तो राम मंदिर का इशू जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा और पहुंचाएगा। और इस मुद्दे पे कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे हो गई। जो उनका डिसीजन था 22 जनवरी को वहां नहीं पहुंचना, अयोध्या नहीं पहुंचना, वो उनके लिए वो उसका खामियाजा वो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो वोट, जितने भी वोट पड़े हैं, वोट प्रतिशत पहले 2 चरण में कम रहा, तीसरे में ठीक है, चौथे में अभी अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा जो है ये हावी रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, और समय भी हो गया है, अब देखते हैं 4 जून को हम फिर अपन सब एक साथ होंगे और फिर पता चलेगा कि किस सीटों पे क्या हम विश्लेषण कर रहे थे, क्या चीजें निकल कर आई हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश की 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और लगातार इंदौर और उज्जैन की बात करें तो क्योंकि सिनेरियो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि समीकरण क्या कहते हैं। इंदौर की तो बात ही अलग है, प्रत्याशी नहीं है, नोटा लगातार, क्योंकि नोटा के लिए भी ये देखिए सबसे बड़ी बात कि वोटिंग परसेंटेज इंदौर का जो अभी तक आया है वो कम है। लगातार उसे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं और पहले भी इस पूरे ओवरऑल इलेक्शन में हम देखें 3 चरणों के बाद आज चौथा है, 3 में पूरा जो परसेंटेज हमने देखा वो कम देखने को मिला है। तो खैर देखते हैं कितनी सीटें किसके खाते में जानी है। पल पल के अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।